नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और श्रृंखला का नाम है हिंदी अनुवाद। और इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने आप सभी के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स आयोजित किए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी इन लेक्चर से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो मित्रों, बताना चाहेंगे इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भाषा, प्रयुक्ति और अनुवाद। वहीं दूसरे सेशन में हम बात करेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक और वैधानिक स्थिति पर। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर हरीश कुमार सेठी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इग्नू के स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग में। तो आइए डॉक्टर सेठी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और भाषा, प्रयुक्ति और अनुवाद एवं हिंदी भाषा की संवैधानिक वैधानिक स्थिति पर इनसे से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर हरीश कुमार सेठी का। डॉक्टर सेठी, आपका स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। आज के हमारे व्याख्यान का जो विषय है भाषा, प्रयुक्ति और अनुवाद। भाषा मौखिक और लिखित रूप में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह समाज में ही प्रतिफलित होती है। भाषा विज्ञान का संबंध भाषा से है। भाषा को हम जो है दो दृष्टियों से देखते हैं भाषा विज्ञान के संदर्भ में। एक दृष्टि है शुद्ध भाषा विज्ञान से संबंधित और दूसरी है समाज भाषा विज्ञान से संबंधित। जहाँ तक शुद्ध भाषा विज्ञान की दृष्टि का संबंध है, उसमें ये देखा जाता है कि भाषा क्या है, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है और भाषा संरचना संबंधी उसके नियम आदि क्या हैं, उनकी क्षमता क्या है। लेकिन दूसरी दृष्टि जो है वो व्यवहारपरक दृष्टि है। समाज विज्ञान के भाषा विज्ञान के नाम से परिचित भाषा विज्ञान की इस उपशाखा के अनुसार भाषा को अपने समस्त वैविध्य में देखने का प्रयास किया जाता है। समाज भाषा विज्ञान में यह माना जाता है कि भाषा के विविध रूपों का प्रादुर्भाव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। भाषा के ये विविध रूप वस्तुतः भाषा के यथार्थ और वास्तविक रूप हैं। भाषा प्रयुक्ति का संबंध भाषा विज्ञान की इसी दृष्टि से है। इस दृष्टिकोण से यह बोध होता है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, भाषा प्रयोक्ता भाषा से क्या काम लेते हैं। विविध स्थितियों और विषयों में भाषा व्यवहार की एक निश्चित परिपाटी होती है जो समान रूप से स्वीकृत होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार में जाने अनजाने इस परिपाटी का पालन करता है। इसी के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा का विशिष्ट प्रयोग अथवा व्यवहार क्षेत्र विकसित होते हैं। इन्हीं प्रयोगों और व्यवहार क्षेत्रों की भाषा में प्रयुक्ति की संकल्पना को हम जो है देख सकते हैं। प्रयुक्ति शब्द जो है प्रयुक्त में ई प्रत्यय लगाकर बना है। ई संज्ञा निर्माणक प्रत्यय है और प्रयुक्त का अर्थ है प्रयोग में लाया हुआ। भाषा के संदर्भ में प्रयुक्ति भाषा के प्रयोग पर आधारित है, प्रयोग से संबंधित है। किसी भी विषय अथवा कार्य क्षेत्र में बार बार प्रयुक्त होने के कारण भाषा का जो रूप उस कार्यक्षेत्र अथवा विषय क्षेत्र के भाषिक वैशिष्ट्य का रूप ले लेता है, यह वैशिष्ट्य उस विषय विशेष की प्रयुक्ति कहलाती है। हिंदी में इस प्रयुक्ति के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसका अंग्रेजी समतुल्य रजिस्टर है। हम ये भी देखते हैं कि सामाजिक जीवन व्यवहार के विविध क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट संदर्भों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषाई शैली के लिए भाषाविदों ने रजिस्टर की संकल्पना निर्धारित की थी। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भाषाविद रीड ने इस अर्थ में रजिस्टर शब्द का प्रयोग किया और भाषाई शैलियों को अलग अलग करने वाले शैली तत्वों का यह नाम दिया था। रीड का कहना है कि कोई भी व्यक्ति भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से समरूप स्थितियों में समरूप व्यवहार नहीं करता, विभिन्न सामाजिक स्थितियों में उसका व्यवहार बदल जाता है। इस दृष्टि से वह विभिन्न भाषा प्रयुक्तियों का प्रयोग करता है। इस आशय को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, फॉर द लिंग्विस्टिक बिहेवियर ऑफ ए गिवन इंडिविजुअल इज बाय नो मीन्स यूनिफॉर्म, प्लेस्ड इन व्हाट अपीयर्स to be linguistically
practical conditions he will on different occasions speaks right differently according to what roughly be described as different social situation. He will use a number of distinct registers. प्रयुक्ति के संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि हेलिडे, मैकिन्टोश और स्टीवंस का कहना है कि लोग भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह समझने के लिए प्रयुक्ति की कोटि की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रयोगगत संदर्भों में भाषा व्यवहार में भेद पाए जाते हैं। किन्हीं संदर्भों में प्रयोग में पाए जाने वाले भाषा रूप ही अलग अलग होते हैं। इन्हीं प्रयोगगत भाषा रूपों को प्रयुक्ति अथवा रजिस्टर कहा जाता है। उन्होंने लिखा है कि लैंग्वेज वेरीज एज इट्स फंक्शन वेरीज, इट डिफर्स इन डिफरेंट सिचुएशन. The name given to a variety of language distinguished according to use is register. The category of register is needed when we want to account for what people do with their language. When we observe language activity in the various contexts in which it takes place, we find differences in the type of language selected as appropriate different types of situation. हम ये भी देखते हैं कि व्यवहारिक भेद क्षेत्र भेद के रूप में विभिन्न व्यवहारिक संदर्भों में भाषा के भिन्न भिन्न रूपों के अतिरिक्त सामाजिक संकल्पना की भूमिका भी प्रयुक्ति की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न सामाजिक भूमिकाएं निभाता है। उदाहरण के लिए हम देखें, वह परिवार का मुखिया भी है, माँ बाप के लिए बेटा है, पत्नी के लिए पति है, बच्चों के लिए पिता है, नौकरों के लिए मालिक है, मोटर चालक रूप में भी उसकी अपनी भूमिका है और अधिकारी के समक्ष जो है वो कर्मचारी आदि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग भूमिका निभा रहा होता है। इन सभी भूमिकाओं में व्यक्ति की भाषा एक सी नहीं होती है। व्यक्ति की भूमिका के अनुसार भाषिक भूमिका जो है हम परिलक्षित कर सकते हैं। चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे समाज में रहते हुए अपने सभी कार्यों दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करना होता है। इस दायित्व निर्वहन में भाषा की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपने कार्यकलाप संपन्न कर पाता है। व्यक्ति अपनी विभिन्न भूमिकाओं के निर्वाह के लिए भिन्न भाषा रूपों का जो निर्वाह करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के भाषा में हम संदर्भ और भूमिका के अनुरूप बदलाव देखते हैं। व्यक्ति अपनी बदली हुई इन सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में भाषा व्यवहार के जो भेद उभर कर हमारे सामने आते हैं, उन्हें ही प्रयुक्ति कहा जाता है। भाषा की भूमिका सापेक्षता के आधार पर कतिपय विद्वानों ने इन भाषा रूपों को भूमिका सापेक्ष प्रयुक्ति भी कहा है। कैटफर्ड ने प्रयुक्ति को प्रयोक्ता की सामाजिक भूमिका के साथ जोड़कर देखा है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। इन भूमिकाओं के निर्वाह में वह विभिन्न भाषा रूपों का जो प्रयोग करता है वह रजिस्टर कहलाते हैं। कैटफर्ड ने अपनी ए लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन नामक पुस्तक में लिखा है, बाय रजिस्टर means a variety correlated with performance social role on a given occasion. Every normal adult plays a series of role different times, and within his intellect he has varieties appropriate to these roles. वैसे हम ये भी संकेत करना चाहेंगे कि सामाजिक स्तर भेद की भूमिका के कारण भाषा का अंतर काफ़ी छोटे या सीमित स्तर पर भी देखा जाता है, जैसे बच्चों की भाषा, स्त्रियों की भाषा, पुरुषों की भाषा, नौकरी पेशा लोगों की भाषा, वकीलों की भाषा आदि। किंतु इस भेद को प्रयुक्ति का आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि भाषा वैशिष्ट्य रखने के बावजूद इनका विकास संस्थागत स्तर पर नहीं होता है। जबकि प्रयुक्ति जो है हम ये कह सकते हैं कि भाषा का संस्थागत रूप है। विशिष्ट व्यवहार क्षेत्र के लिए किसी प्रयुक्ति विशेष की भाषा को विकसित करने के लिए संस्थागत तौर पर प्रयास किए जाते हैं। अगर हम भारतीय संदर्भ में ही देखें तो केंद्रीय स्तर पर पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कराया जाता है और अन्य भाषाओं से अनुवाद भी। इसके अलावा क्षेत्र विशेष में मौलिक लेखन
को भी प्रोत्साहन देकर भाषा का संवर्धन करने का प्रयास किया जाता है। प्रयुक्ति का संबंध जो है, हम ये कह सकते हैं कि एक स्तर पर व्यवसाय, कार्यक्षेत्र या आजीविका विशेष से होता है। किसी कार्यक्षेत्र विशेष से संबंधित सभी लोगों की भाषा में पाई जाने वाली समानता के आधार पर प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। जैसे प्रशासन के क्षेत्र में ही हम देखें तो लिपिक, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, सहायक निदेशक, उप सचिव, उपनिदेशक, निदेशक, सचिव आदि विभिन्न स्तरों के व्यक्ति प्रशासनिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रशासन की विशिष्ट शब्दावली, वाक्यांश, वाक्य प्रयोग आदि के जो है ये सब मिलकर कार्यालयी भाषा संबंधी की प्रयुक्ति को निर्मित करते हैं। इसी तरह से विधिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हम व्यक्तियों के संदर्भ में भी देखें तो हमें ऐसा ही विधिक प्रयुक्ति का रूप नज़र आता है। जैसे विधिवेता है, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, पेशकार है, मुवक्किल है, विधिक शिक्षक है या विधि के विद्यार्थी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इनकी शब्दावली, वाक्यांश, वाक्य प्रयोग के ढंग आदि जो है ये विशिष्ट होते हैं और क्षेत्र विशेष से जुड़े होते हैं। वैसे ये बात अलग है कि एक ही प्रयुक्ति की अलग अलग जो है भिन्न भिन्न हम ये कह सकते हैं कि उप प्रयुक्तियाँ भी बन सकती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जनसंचार की भाषा की जो प्रयुक्ति है उसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। टेलीविज़न की भाषा, रेडियो की भाषा, समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा आदि। किंतु यहाँ भी मूल रूप से कार्यक्षेत्र एक ही है। प्रयोजनमूलक भाषा की प्रत्येक प्रयुक्ति और उप प्रयुक्ति को उसकी विशिष्ट शब्दावली, वाक्य संरचना के विशिष्ट और अभिव्यक्तियों आदि के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस तरह से हम निष्कर्षात्मक अगर परिभाषा देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्रयोजन की सिद्धि के लिए भाषा के विषयगत, भूमिकागत एवं संदर्भगत अनुप्रयोग पर आधारित भाषा के विभिन्न भेद भाषा प्रयुक्ति कहलाते हैं। भाषा प्रयुक्ति की अवधारणा को जानने के बाद यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठता है कि भाषा प्रयुक्ति और भाषा शैली में क्या कुछ समानता है या उनमें कुछ अंतर व्याप्त है। भाषा की प्रयुक्ति का संबंध जीवन के विविध क्षेत्रों के भाषा के विशिष्ट प्रयोग क्षेत्रों के लिए है। विषय क्षेत्रों की भिन्नता के चलते हमें भाषाई भेद नजर आते हैं। ये भाषा भेद विभिन्न कोड कहलाते हैं। इस प्रकार समाज में भाषा के विभिन्न कोड नजर आते हैं, वहीं हमें विभिन्न शैलीगत भिन्नताएं भी नजर आती हैं। अगर हम हिंदी के संदर्भ में ही देखें तो इन शैलियों पर में हमें 3 प्रकार की शैलियां नजर आती हैं हिंदी में: संस्कृत निष्ठ शैली, अरबी फारसी निष्ठ शैली और हिंदुस्तानी शैली। किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भाषा प्रयुक्ति और भाषा शैली एक ही है। भाषा प्रयुक्ति की दृष्टि से भाषा शैली का संदर्भ अलग है। हालांकि ये भी सही है कि इन दोनों में मूलभूत अंतर नहीं है, फिर भी सामाजिक स्थिति और कार्यक्षेत्र के भेद के कारण हमें अंतर भी नजर आता है। भाषा प्रयुक्ति प्रमुख रूप से विषय विशेष से जुड़ी रहती है, इसलिए विषय क्षेत्र की इसमें प्रधानता होती है, जबकि भाषा शैली समाजपरक विभिन्न भूमिकाओं से जुड़ी होती है। भाषा प्रयुक्ति जो है संस्थागत होती है, अर्थात भाषा प्रयुक्ति विशेष का जो है भाषा को विकसित करने के लिए संस्थागत तौर पर प्रयास किया जाता है। जैसे पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना, अन्य भाषाओं से अनुवाद करना और भाषा प्रयुक्ति के क्षेत्र विशेष में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन आदि। वहीं भाषा शैली संस्थागत भाषा नहीं होती है। अंतर का एक आयाम शैक्षणिक संदर्भ से भी जुड़ा हुआ है। प्रयोजनमूलक भाषा के शिक्षण प्रशिक्षण का आयाम भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य लगता है। इस औपचारिक प्रशिक्षण के आधार पर भी भाषा प्रयुक्ति और भाषा शैली में भिन्नता नजर आती है। भाषा शैली सहज अधिगम से अर्जित की जाती है, जबकि भाषा प्रयुक्ति औपचारिक प्रशिक्षण पर आधारित होती है। इस अंतर के अलावा हम ये भी देखते हैं कि दोनों में भाषा प्रयुक्ति जहाँ क्षेत्र विशेष से जुड़ी है, वहीं भाषा शैली का संबंध सामाजिक परंपरा और संस्कृति से होता है। जैसे
जनसंचार के क्षेत्र की भाषा प्रयुक्ति जनसंचार माध्यमों की भाषा प्रयुक्ति है, जबकि हिंदी की संस्कृतनिष्ठ शैली का संबंध सामाजिक परंपरा और भारतीय संस्कृति से है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा प्रयुक्ति का प्रयोजन मूलक संदर्भ होता है, जबकि भाषा शैली का संदर्भ सामाजिक होता है। भाषा प्रयुक्ति जहाँ क्षेत्र विशेष या व्यवसाय विशेष से जुड़ी है, वहीं ज्ञान विशेष से भी जुड़ी कही जा सकती है, लेकिन भाषा शैली को सामान्य जीवन से संबद्ध कहा जा सकता है। इन दोनों के बीच में समानता और असमानता के बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद अब हम भाषा प्रयुक्ति के वैशिष्ट्य की ओर ध्यान देना चाहेंगे। जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है कि भाषा प्रयुक्ति का जो है भाषा का संस्थागत रूप होना है, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है। यहाँ संस्थागत का अभिप्राय यह है कि प्रयुक्त विशेष की भाषा के विकास के लिए संस्थागत प्रयास किया जाता है। यह प्रयास पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कराकर किया जाता है, अन्य भाषाओं से अनुवाद का आयोजन किया जाता है और मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देकर भी किया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि भाषा प्रयुक्ति की विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है। इसमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग विद्यमान रहता है जिनका अर्थ उनके प्रयोग के संदर्भ के अनुसार परिभाषित रहता है, यानी शब्दों के अर्थ विषय और संदर्भ के अनुसार अर्थ जो है स्वयं में निश्चित होते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भाषा प्रयुक्ति में वक्ता अथवा लेखक के रूप में उसके प्रयोक्ता की विषय एवं संदर्भगत भूमिका स्पष्ट रहती है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि संदर्भ और विषय तथा प्रयोजन के अनुसार भाषिक स्तर जो है प्रयुक्त होता है। भाषा प्रयुक्ति में वक्ता अथवा लेखक के रूप में उसके प्रयोक्ता का संबंध स्थिति संदर्भ से होता है। किसी भी कथ्य निरूपण की स्थिति या संदर्भ उसकी विषय वस्तु का निर्धारण का आधार बनते हैं। इसलिए भाषा प्रयुक्ति पर विषय वस्तु या कथ्य का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। इसके अलावा भाषा प्रयुक्ति का वैशिष्ट्य यह भी है कि वाचिक और लिखित भाषिक उपादान जो है इसमें माध्यम सिद्ध होते हैं, अर्थात भाषिक उपादान जो है दो प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं, नियमनिष्ठ उनको बनाया जा रहा है। वे है लिखित और मौखिक। बोलने की भाषा प्रयुक्ति और लिखने की भाषा प्रयुक्ति में भी आपस में भेद पाया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति शैली के स्तर पर भी इसकी अपनी एक विशिष्ट भूमिका होती है, विशिष्ट पहचान होती है। भाषा की अभिव्यक्ति शैली में लहजे का भी अपना महत्व होता है, जो अभिव्यक्ति के अनुसार प्रयुक्त होती है। भाषा प्रयुक्ति के विशिष्ट को जानने के बाद अब हम ये चर्चा करेंगे कि भाषा प्रयुक्ति के प्रकार और हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियां कौन कौन सी हैं। अब तक हमने बात की कि भाषा प्रयुक्ति भाषा के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। सामान्यतः किसी भी विकसित अथवा विकासशील समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर उसकी भाषा विशेष में विशिष्ट प्रयोग क्षेत्रों से संबंधित प्रयुक्तियां हो सकती हैं, जैसे सामान्य जीवन में व्यवहार की भाषा प्रयुक्तियां, वाणिज्य व्यापार की भाषा प्रयुक्तियां, बैंकिंग संबंधी भाषा प्रयुक्तियां या प्रशासन से जुड़ी हुई भाषा प्रयुक्तियां आदि। ये भाषिक प्रयुक्तियां एक तरह से सिर्फ उदाहरण के तौर पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी भाषा समाज के साथ साथ इन प्रयुक्तियों के अलावा भी नए नए भाषा व्यवहार क्षेत्रों यानी और तरह की भाषा प्रयुक्तियां जो हैं आवश्यकता के अनुसार विकसित होती रहती हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ही हम देखें तो दूर शिक्षा की अवधारणा कोई बहुत अधिक पुरानी नहीं है और इस अवधारणा के कारण जो भाषा प्रयुक्ति विकसित हुई उसकी वजह से जो शब्दावली आदि आई है वो हमें दूर शिक्षा जैसे शब्द के रूप में नज़र आती है। वहीं अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, विद्यार्थी सहायता सेवा, सत्रांत परीक्षा, सत्रीय कार्य, इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग आदि शब्दों के रूप में नज़र आती है, जिनका अपना एक पारिभाषिक अर्थ होता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो अभी कुछ ही दशकों पूर्व अधिक विकास हुआ है
उसकी वजह से भी सूचना प्रौद्योगिकी की पारिभाषिक शब्दावली के रूप में हमारे सामने भाषिक प्रयुक्तियां नजर आ रही हैं। जहां तक हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों का संबंध है, इनके आधार पर प्रयोजनमूलक भाषा के विविध भाषा रूपों को हम देख सकते हैं। हिंदी भाषी समाज में हिंदी के संदर्भ में प्रयुक्त प्रयोजनमूलक विशेषण अपेक्षाकृत नया है, क्योंकि विविध प्रयोजनों के लिए इसका व्यवहार सामान्यतः प्रयोग कह सकते हैं नई घटना है। इसका मूल कारण यह है कि जीविका उपार्जन के लिए या फिर व्यवहार जगत में विभिन्न कार्य व्यवहारों और व्यवसायों का जिस तरह से विस्तार हुआ है, उससे हिंदी के प्रयोजनमूलक क्षेत्रों का भी विस्तार हमें नजर आता है। हिंदी भाषा का प्रयोजनमूलक रूप पिछली शताब्दी से संबद्ध है, जबकि हिंदी भाषा और उसकी बोलियों शैलियों का साहित्यिक रूप कई सदियों प्राचीन है, बोलचाल का रूप पुराना है। हालांकि अंतर्देशीय वाणिज्य व्यापार की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी या उसकी बोलियों का प्रयोग होता रहा है, लेकिन प्रयोजनमूलक व्यवहार में हमें विस्तार जो है 20वीं शताब्दी में नजर आता है। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों के ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी से भारत का संपर्क हुआ और नवजागरण की चेतना का प्रसार हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रसार से हिंदी को विस्तार का अवसर मिला और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी में पत्रकारिता का पर्याप्त विकास हुआ। आज़ादी के बाद हिंदी भारत की राजभाषा बनी और देश औद्योगिक विकास की दिशा में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने लगा। इससे विभिन्न प्रयोजनमूलक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। ऐसे में हिंदी को नए नए दायित्वों के दौर से गुजरना पड़ा है। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग क्षेत्रों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक वर्ग है राजभाषा के प्रयोग क्षेत्र के रूप में भाषक प्रयुक्ति और दूसरा वर्ग जो है वो राष्ट्रभाषा के प्रयोग क्षेत्र के रूप में है। राजभाषा के रूप में हमें प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध मुख्य रूप से तीनों अंगों के विविध कार्यकलापों की सिद्धि के रूप में नजर आता है। ये तीन अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जहाँ तक राष्ट्रभाषा के कार्य प्रयोग क्षेत्र का संबंध है, पूरे राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान और विविध विषयों और क्षेत्रों में चिंतन मनन और विचार आदि की अभिव्यक्ति और आदान प्रदान के लिए जिस हिंदी रूप का इस्तेमाल करते हैं वह राष्ट्रभाषा का रूप है। भारतीय समाज के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रयोग क्षेत्रों में भी वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के साथ साथ भाषिक प्रयुक्ति के क्षेत्र भी विस्तृत हो रहे हैं। अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो हमें कई वर्ग नजर आते हैं, जैसे प्रशासनिक हिंदी, विधिक क्षेत्र की हिंदी, बैंकिंग हिंदी, वाणिज्य व्यापार की हिंदी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान की हिंदी, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, संचार माध्यमों की हिंदी, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, साहित्यिक हिंदी और बोलचाल की हिंदी। इनमें से अंतिम दो को छोड़कर बाकी सभी जो है का संबंध भाषा प्रयुक्ति से है। अब हम भाषा प्रयुक्ति को अगर अनुवाद के संदर्भ में देखें तो हम ये पाते हैं कि अनुवाद भाषा प्रयुक्ति के विकास में सहायक सिद्ध होता है। भाषा प्रयुक्ति का जो वैशिष्ट्य हमें नजर आता है वो शब्दावली के स्तर पर नजर आता है, अभिव्यक्तियों के स्तर पर नजर आता है और वाक्य संरचना के स्तर पर भी हम उसको देखते हैं। शब्दावली निर्माण में अनुवाद एक अपनी विशेष भूमिका निभाता है। शब्दावली का निर्माण नए शब्दों के रूप में भी होता है, शब्दों को ग्रहण करके भी, या फिर अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार उनका अनुकूलन किया जाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि इसका शब्दानुवाद अथवा भावानुवाद के रूप में अनुवाद किया जाता है। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए श्वेत क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, और व्हाइट पेपर श्वेत पत्र, ब्लैक मनी काला धन, इस तरह से जो है हमें शब्दों के रूप में नज़र आ रहा है। विशेष बात ये रहती है कि जैसे आप ये देखें, शेयर बाज़ार में बुल और बियर जैसे शब्द हैं, ये दोनों जो हैं सामान्य अर्थ भले ही जो मर्जी व्यक्त करते हों, लेकिन शेयर बाजार के संबंध में ये तेज़ी और मंदी के द्योतक हो जाते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि अभिव्यक्तियों
कि समतुल्यता के जरिए हम भाषिक प्रयुक्ति का विकास करते हैं। इसमें क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट का अवधारणा जो है काम करती है, और ये इक्विवेलेंट जो है इक्वल इन वैल्यू है, अमाउंट है और वर्थ है। जैसे उदाहरण के तौर पे ही हम देखें तो हमें ये लगता है कि जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेड एक अपने आप में ये अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति का अगर अनुवाद करने लगे तो औचित्य स्वीकार कर लिया गया है जैसी अभिव्यक्ति हम व्यवहार में लाते हैं, और इशू फॉर कंसिडरेशन विचाराधीन मुद्दा बन जाता है। वहीं भाषिक संरचना के स्तर पर भी हमें ऐसी ही स्थिति नजर आती है, जैसे यू आर अंडर द सर्विलियंस ऑफ सीसीटीवी। इसकी समतुल्य अगर भाषिक संरचना देखें तो आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। और ये भी है कि विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों में अनुवाद की जो है भूमिका भी अलग अलग है, और प्रयुक्ति क्षेत्र के आधार पर अनुवाद का जो है किया जाता है। उसमें चाहे वो अभिधापरकता हो, लक्षणापरक भाषा हो या व्यंजनापरक, ये आपको क्षेत्र के आधार पर जो है निर्धारित करना होता है कि कैसा अनुवाद होना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भाषा की विविध छवियों के निर्माण और विकास के लिए सामाजिक सरोकारों से इसका सीधा जुड़ाव जरूरी है। इससे भाषिक प्रयुक्तियों का जो विकास होगा, भाषा समुन्नत होगी। जीवन के विविध प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए हम ये भी देखते हैं कि भाषा बनने से उसका सहज विकास होता है। इस विकास में विशिष्ट शब्दावली, अभिव्यक्तियां और भाषिक संरचनाओं की विशेष भूमिका रहती है। अनुवाद लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की प्रयुक्ति के समतुल्य प्रयुक्ति निर्धारण में सहायक सिद्ध होता है। और हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की प्रयुक्तियों के विकास से अनुवाद कार्य में विस्तार होता है। नई शब्दावलियां, अभिव्यक्तियां और भाषा संरचना से भाषा का विकास होता है, और इस विकास में अनुवाद जो है सहायक सिद्ध होता है। भाषा के विकास की यह दिशा सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हिंदी की प्रयुक्ति अपने सहज विकास से ना कटे और अनुवाद आश्रित ना रह जाए। जैसे प्रशासन में हम देखते हैं मौलिक लेखन अंग्रेजी में है और फिर उसके हिंदी में अनुवाद किया जाता है। इससे अनुवाद का कृत्रिम और बोझिल जो है बनने की स्थिति बन जाती है। इस और गंभीरता से ध्यान देना आज के समय की जरूरत है। अब हम चर्चा आपके सामने करेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक वैधानिक स्थिति और राजभाषा हिंदी। जब हम इस विषय पर गौर करते हैं तो इसमें चर्चा के जो मुख्य बिंदु हमारे सामने नजर आता है वो है राजभाषा हिंदी से क्या तात्पर्य है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक स्थिति क्या है और राजभाषा से संबंधित वैधानिक स्थिति क्या है।
सबसे पहले बात करते हैं हम राजभाषा हिंदी से क्या अभिप्राय है। राजभाषा के सामान्यतः दो अर्थ लिए जाते हैं, राजा की भाषा और राज्य की भाषा। राजा की भाषा यानी देश के राजा अर्थात राजतंत्र की भाषा, लेकिन हमारा देश एक जनतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतंत्र है, इसमें राजतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए राजभाषा शब्द का जो संदर्भ हमें दूसरे तौर से मिलता नजर आता है वो है राज्य की भाषा। राज्य की भाषा का अर्थ हो गया कि राजकाज की भाषा अर्थात वह भाषा जिसे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने राष्ट्रभाषा समस्याएं और समाधान नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि शासन विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि शासन विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका की भाषा राजभाषा है। हम ये देखें कि प्रशासनिक विषयों से संबंधित सरकारी पत्र व्यवहार, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और सार्वजनिक कार्य को लिए राजभाषा को व्यवहार में लाया जाता है। इस कारण राजभाषा सरकारी कामकाज, विधि प्रशासन से लेकर आम आदमी तक से संबंधित होती है। सरकारी कामकाज को निपटाने वाले और शासन तंत्र के तौर तरीकों, नियमों, कानूनों आदि से परिचित अधिकारी कर्मचारी प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। वहीं दूसरी ओर शासन तंत्र का संबंध देश के नागरिकों और आम जनता से भी होता है। प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य की रीति नीति जो है अपने आप में एक विशेष प्रकार की है। इस साहित्य से शासन तंत्र का अधिकारी कर्मचारी वर्ग तो परिचित होता है, किंतु आम आदमी को स्पष्ट रूप से और इसका सुनिश्चित अर्थ जो है प्रेषित करना भी अपेक्षित होता है। अब हम बात करते हैं आपके सामने राजभाषा की संवैधानिक और वैधानिक स्थिति के संबंध में। हम ये बताना चाहेंगे कि राजभाषा शब्द जो है आज़ादी के बाद व्यवहार में लाया गया, इसमें संविधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इससे पहले राजभाषा शब्द का प्रयोग हमें कहीं नज़र नहीं आता है। राष्ट्रभाषा शब्द को ही व्यवहार में लाया जाता रहा है। संविधान में राजभाषा के जो है हमें दो स्तर नज़र आते हैं, वो है संघ की राजभाषा और प्रदेश की राजभाषा या अथवा राजभाषाएं। संविधान के भाग 5 में, भाग 6 में और भाग 17 में राजभाषा संबंधी जो है उल्लेख है। इसमें से भाग 6 का अनुच्छेद 10 जो है 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से जुड़ा हुआ है। वहीं संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। और मुख्य रूप से हम जो देखते हैं कि जो व्यवस्था राजभाषा संबंधी की गई है वो है संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 51 तक में। ये संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधानों से जुड़े हुआ है। अब हम देखते हैं कि 343 और 44 जो अनुच्छेद हैं वो संघ की राजभाषा के बारे में व्यवस्था और प्रादेशिक भाषाओं के बारे में व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और साथ ही विशेष निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में जो है हमें कुछ एक आगे व्यवस्था नज़र आती है जो उपभाग हम ये कह सकते हैं, और उन उपभागों के आधार पर हमें जो पता चलता है उसकी धारा 1 में ये उल्लेख किया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी जो है संघ की राजभाषा है। वहीं इसी अनुच्छेद की धारा 2 में यह उल्लेख मिलता है कि अंग्रेजी भाषा का अगले 15 वर्षों तक प्रयोग जो है जारी रहेगा। यानी जिस दिन से संविधान लागू हुआ था उसके आगे 15 वर्षों तक। हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और उसके बाद अर्थात 1965 तक के लिए
इस धारा की व्यवस्था लागू की जानी थी। वहीं हम ये भी देखते हैं कि अनुच्छेद 343 की धारा 3 में यह प्रावधान भी किया गया कि संसद जो है एक विशेष तौर पे जो है अधिनियम बनाकर 1965 के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था जो है कर सकती है। इस तरह हम देखते हैं कि राजभाषा के संबंध में जो व्यवस्था की गई धारा 1 में, वो तीसरे तक धारा तक आते आते जो है वो उसमें जो है हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इसमें आगे भी और अधिक जो है उसको बढ़ाने की व्यवस्था या संभावनाएं रखी गई है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो है 344 में ये व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के बाद और उसके अगले 5 वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग नियुक्त करने का अधिकार था। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाओं से संबंधित है। वहीं 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार करने की भाषा निश्चित करने से संबंधित प्रावधान किए गए। वहीं अनुच्छेद 347 में किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की में अधिनियमों, विधेयकों आदि की में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए लिखे जाने वाले अध्यादेशों में संघ या राज्य का में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग कर सकता है। इस अनुच्छेद को हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं संघ की राजभाषा के संबंध में जो अनुच्छेद 351 या अंतिम जो अनुच्छेद है वो खास तौर पे हमें महत्वपूर्ण नज़र आता है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि भाषा का विकास किस तरह से हो, अर्थात हिंदी भाषा का विकास कैसे हो। यह अनुच्छेद इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह निर्देश संघ की राजभाषा के स्वरूप और उसके विकास के जुड़े हुए पक्षों को की ओर जो है हमें संकेत करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा का विकास करने के संदर्भ संघ के कुछ विशिष्ट कर्तव्य जो है बताए गए हैं। ये इस तरह से है, जैसे पहला हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना, हिंदी का ऐसा विकास करना कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, हिंदी भाषा की प्रकृति में हस्तक्षेप ना किया जाए, वह हिंदुस्तानी तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात कर समृद्ध हो। जहाँ शब्द भंडार की आवश्यकता हो वहाँ मुख्य रूप से संस्कृत से और गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्दों को ग्रहण किया जाए। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में जो व्यवस्था है वो हिंदी भाषा के संदर्भ में एक स्पष्ट हमें संकेत करती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी संविधान में हिंदी में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हिंदी के संदर्भ में, इन पर विचार। वहीं हम ये भी देखते हैं कि संविधान के प्रावधानों के बाद हिंदी भाषा के विकास के लिए या इस दिशा में कार्य करने के लिए कुछ वैधानिक स्थितियां भी बनी हैं, कुछ वैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे हमने पहले अभी उल्लेख किया कि अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वो संविधान लागू होने के 5 वर्षों के बाद एक राजभाषा आयोग गठित करे और उसके अगले 5 वर्षों के बाद भी एक अन्य राजभाषा आयोग गठित करे। इस धारा को ध्यान में रखते हुए भारत में एक राजभाषा आयोग गठित किया गया था और वो
7 जून 1955 को किया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष थे बंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर। इस आयोग ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को लेकर जुलाई 1956 में अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया था। आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 1947 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। समिति ने 8 फरवरी 1959 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में विचार विमर्श के बाद स्वीकार किया गया था। 27 अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति ने आगामी कार्यक्रमों का संकेत करते हुए आदेश निकाला, किंतु इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही हिंदी के राजभाषा बनाए जाने का दक्षिण भारत में विशेष तौर पर देखें तो तीव्र विरोध शुरू हो गया। इस विरोध के सम्मुख भारत सरकार ने राजभाषा के संबंध में तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। परिणाम स्वरूप 1963 में राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार यह स्पष्ट था कि 26 जनवरी 1965 के बाद उन कार्यों के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें इस तारीख से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था। 1963 के राजभाषा अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया और हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में आगे बनाए रखने की नीति इस अधिनियम के जरिए अपनाई गई। इस तरह अधिनियम में यह व्यवस्था हुई कि हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी, किंतु अंग्रेजी के प्रयोग की छूट तब तक बनी रहेगी जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में ना अपनाने वाले सभी राज्य अपने विधानमंडलों में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प पारित न कर लें और उन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद के दोनों सदन भी इस तरह की ही व्यवस्था ना कर लें। ये अधिनियम जो है राजभाषा के संबंध में जो 1967 में संशोधित किया गया, इसकी धारा 3 की उपधारा 3 विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। इस उपधारा में 14 तरह के दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी में प्रयुक्त करने के संबंध में व्यवस्था की गई थी। ये दस्तावेज हैं जैसे संकल्प रेजोल्यूशन, सामान्य आदेश जनरल ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, नियम रूल्स, अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस, प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस रिलीजेज, संसद में प्रयुक्त प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और करार, इसके अलावा संविदाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स, करार एग्रीमेंट्स, लाइसेंस, परमिट, सूचनाएं, टेंडर फॉर्म आदि। ये 14 तरह के जो दस्तावेज हैं इसकी द्विभाषिक रूप से जारी करने की व्यवस्था की गई। तब से आप ये कह सकते हैं कि इस धारा के बाद जो है प्रशासनिक क्षेत्र में जो है अनुवाद की जो है स्थिति एक तरह से चिरंतर समय के लिए बन गई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस पर और अधिक कुछ गंभीरता से प्रयास नहीं किए जाते। इसके अलावा वहीं ये भी प्रावधान या व्यवस्था की गई कि सरकारी समारोह के लिए निमंत्रण पत्र, फॉर्म, सील, रबड़ की मोहर, नामपट, लेटर पैड, साइन बोर्ड, विज्ञापन, मैनुअल या प्रोसीजरल मटेरियल जो है दोनों भाषाओं में जारी किए जाए। तो हम ये देखते हैं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में द्विभाषिकता की स्थिति बनी हुई है। राजभाषा अधिनियम जारी करने के साथ साथ दिसंबर 1967 में संसद के दोनों सदनों में राजभाषा नीति संबंधी एक संकल्प पारित किया गया। इसे 18 जनवरी 1968 को अधिसूचित किया गया था। इस संकल्प के पैरा 1 के अनुसार
हिंदी के प्रसार, विकास और इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने के लिए प्रतिवर्ष एक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का दायित्व केंद्रीय सरकार को सौंपा गया था। यह दायित्व संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए था। इस दायित्व के अनुपालन के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा एक वर्ष में हिंदी में काम करने के लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अधीन संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा नियम 1976 में बनाए गए। ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए व्यापक दिशा निर्देश सिद्धांतों की भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना है। राजभाषा नीति के अनुपालन के विचार से राजभाषा नियम 1976 में अर्थात 1976 में जो राजभाषा नियम बनाया गया था उसके अनुसार देश को भाषाई आधार पर जो है राजभाषा के संबंध में कार्य व्यवहार के आधार पर देश को 3 भागों में बांटा गया। ये हैं क, ख और ग। क क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र जो है ये आता है। वहीं ख क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। शेष सभी हिंदीतर भाषी जो क्षेत्र हैं, प्रदेश है या संघ शासित क्षेत्र हैं, वे ग क्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के स्तर पर यह अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि 1963 के राजभाषा अधिनियम, 1976 के राजभाषा नियम और राजभाषा विभाग के द्वारा जो समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसके अनुसार हिंदी में काम करने के लिए जो है दिशा निर्देश दिया होता है और उनका अनिवार्य रूप से केवल हिंदी में और जो काम द्विभाषिक रूप में होना चाहिए उसका द्विभाषिक रूप में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि राजभाषा संबंधी जो प्रावधान रहे हैं और इसके अलावा वैधानिक जो स्थिति बनी है, वैधानिक स्थिति का अर्थ ये है कि संविधान के बाद जब इस दिशा में प्रयास किए गए हैं और राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम जैसी व्यवस्था की गई है, उनके आधार पर जो है जो प्रयास किए गए हैं उसमें हमें विशेष तौर पर जो है काम करने की आवश्यकता है और ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम राजभाषा को और अधिक विकसित कर सकते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि राजभाषा के संबंध में जो राष्ट्रपति का आदेश हुआ था 1955 में, वो आदेश जो है शब्दावली से संबंधित खास तौर पर था। इसके अलावा उस आदेश में प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी भाषा का शिक्षण, हिंदी का प्रचार, केंद्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों में भर्ती, अखिल भारतीय सेवाओं तथा उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती परीक्षा का माध्यम, अधिनियमों, विधेयकों आदि की भाषा, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा, विधिक क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कदम, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के बारे में आवश्यक निर्देश शामिल थे। राष्ट्रपति के इन आदेशों के फलस्वरूप हमारे सामने जो वैधानिक जो स्थिति बनी है, उसके बाद जो हिंदी के क्षेत्र में विकास करने के लिए राजभाषा के रूप में प्रयास किए गए हैं, वो उल्लेखनीय इस तरह से है कि शब्दावली निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1950-51 में वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की ताकि ऐसी एक समान वैज्ञानिक शब्दावली का विकास हो जिसे देश की समस्त भाषाओं में प्रयुक्त किया जा सके। बाद में यह कार्य वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग अर्थात कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को सौंप दिया गया।
आयोग ने शब्दावली निर्माण का काम किया और इससे संबंधित निर्देशक सिद्धांत भी निश्चित किए। सरकारी संहिताओं और कार्यविधि साहित्य के हिंदी अनुवाद के लिए समुचित उपाय करने के उद्देश्य से एक अभिकरण की स्थापना की भी आवश्यकता महसूस की गई। इस कार्य के लिए कालांतर में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी शिक्षण योजना अर्थात हिंदी टीचिंग स्कीम की भी स्थापना की गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी और साथ ही हिंदी टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफर्स, आशुलिपिकों और टंककों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। हिंदी टाइपराइटरों के कुंजी पटल को मानक रूप देने का काम भी शुरू किया गया। हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं में आवश्यक प्रपत्र और विभागीय साहित्य उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू किया गया था। हम ये देखते हैं कि वैधानिक स्थितियां बनने के बाद हिंदी में काफ़ी राजभाषा के रूप में प्रयास किए गए हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि राजभाषा का अपना क्या स्वरूप है, उसका क्या वैशिष्ट्य है और इस वैशिष्ट्य के आधार पर हिंदी का प्रयोग किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं और अगर अनुवाद को माध्यम बनाया जा रहा है तो उस वैशिष्ट्य को अनुवाद की भाषा में भी किस प्रकार से अभिव्यंजित कर सकते हैं। राजभाषा की अपनी विशेषता ये होती है कि उसमें बोधगम्यता और एकार्थता की स्थिति बनी रहती है, यानी वो बोधगम्य तो हो ही और अर्थ की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हो, उसमें एक अर्थ ही एक तरह का हम ये कहें व्यक्त होना चाहिए। और विशेष तौर पर ये देखा जाता है कि विधि संबंधी जो है साहित्य, उसमें इस एकार्थता का कड़ाई से नियम का पालन जो है किया जाता है। वहीं राजभाषा के अपने आप में निर्व्यक्तिक भाषा होती है, उसमें आज्ञार्थ या सुझावपरक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा औपचारिक भाषा रूप लिए हुए होती है और इसकी हमारे सामने देखने में आता है कि एक सुनिश्चित और व्यवस्थित लेखन परंपरा रही है, जिसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली है, प्रशासनिक अभिव्यक्तियां हैं और इसके साथ साथ इनमें यथासंभव जो है एब्रीवेशंस या संक्षिप्ताक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग के जरिए भाषा में संक्षिप्तता आती है और गहनता भी सिद्ध होती है। वहीं हम ये देखते हैं कि राजभाषा हिंदी पर कई तरह के जो है आक्षेप भी लगा दिए जाते हैं, जैसे पर्याय चयन को लेकर ही एक समस्या रहती है कि एक से अधिक जो है पर्याय अगर उपलब्ध है तो कौन सा पर्याय सटीक सिद्ध होगा, यह खास सावधानी बरतने का विषय रहता है। इसके अलावा यह भी कह दिया जाता है कि राजभाषा के लिए जो पारिभाषिक शब्दावली निर्धारित की गई है वो अपने आप में क्लिष्ट है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भाषा ना क्लिष्ट होती है, भाषा के शब्द जो है ना क्लिष्ट होते हैं अर्थात ना मुश्किल होते हैं ना आसान होते हैं। शब्द वे हैं जो व्यवहार में आ जाएं या जिनका प्रयोग किया जाए। शब्द का प्रयोग करने से वो अपने आप में सहज सामान्य हो जाते हैं और अगर वो चलन में ना आए या उसे व्यवहार में ना लाया जाए तो शब्दावली जो है अपने आप में भारी भरकम भी लगती है। वहीं हम ये देखते हैं कि राजभाषा हिंदी पर ये के बारे में ये भी कह दिया जाता है कि इसमें अनेकार्थक शब्दों की बहुलता है और दूसरी ओर सटीक प्रयुक्तियों का अभाव है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के संदर्भ में जो है विशेष काम किया है और प्रशासनिक शब्दावली जैसे जो है प्रयास किए हैं, जिसमें अलग अलग आप कहिएगा कि उपखंड हैं, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली है, अभिव्यक्तियां हैं, विभागीय नाम है, पद नाम है और उपाधियों आदि के हिंदी समतुल्य भी निर्धारित किए हुए हैं। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाए, उसे व्यवहार में लाया जाए ताकि हम सटीक प्रयुक्तियों के अभाव, पर्याय चयन की जो है समस्या या पारिभाषिक शब्दावली की अभाव की बात जो करते हैं वो निर्मूल सिद्ध हो सके।
वहीं एक अन्य पक्ष पद नामों और विभागीय नामों के अनुवाद या उसके हिंदी समतुल्य को लेकर भी रहती है। इनके बारे में हम आपसे एक अलग व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि इनका अनुवाद किस तरह से किया जाना है। लेकिन इतना अवश्य है कि राजभाषा हिंदी के विकास में अनुवाद एक अपनी विशेष भूमिका निभा रहा है और राजभाषा हिंदी उत्तरोत्तर जो है विकास की ओर बढ़ रही है। ये किसी पर थोपे जाने का विषय नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप इस विषय में और अधिक जो है प्रयास करें, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यवहार में लाएं, ताकि संवैधानिक और जो वैधानिक व्यवस्था हिंदी के संबंध में, राजभाषा हिंदी के संबंध में की गई है, वो सार्थक सिद्ध हो सके। जी, और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर हरीश कुमार सेठी का। हमें इन्होंने बहुत सी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपकी कोई भी सुझाव हैं, प्रतिक्रिया हैं या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम दोबारा मिलेंगे और डॉक्टर हरीश कुमार सेठी से और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।